बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या होते हैं, इन पे विद होल्डिंग के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, चार्जेबिलिटी का इसका क्या कॉन्सेप्ट है, हेड्स ऑफ इनकम में कहाँ ये फॉल करता है, रिटर्न में इसका डिस्क्लोजर क्या आता है। और हम सैलरीड इंडिविजुअल के केस में बात करेंगे कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं और बहबूद सेविंग से प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं तो किस तरह ये एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं आपकी टैक्स लायबिलिटी को। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स आप savings.gov.pk पे जाएंगे। बेसिकली ये इससे इंटरेस्ट इनकम आती है। ये एक डेट सिक्योरिटी है जो कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है और आप नेशनल सेविंग सेंटर से ले सकते हैं। इसमें 5,000 से लेकर 1 मिलियन 10 लाख रुपए तक के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और मंथली बेसिस पे आप प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन ये खास लोगों के लिए हैं जिनमें वीडोज हैं, सीनियर सिटीजन हैं या डिसेबल पर्सन हैं। तो आप कैश से या चेक देके इन सिक्योरिटीज को ले सकते हैं। अब इसमें होता ही है कि जब इसका पर्पस था क्या, इसका पर्पस ये था कि जो बेवा है या जो सीनियर सिटीजन है वो जॉब नहीं करते, तो अब वो क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी इस सिक्योरिटी में डाल देते हैं। तो गवर्नमेंट उन्हें मंथली प्रॉफिट देती है। अब ये बात हमें मालूम है कि जो टैक्स स्लैब हमारा शुरू होता है ना, चाहे वो सैलरी का हो चाहे वो बिजनेस का हो, तो 6 लाख रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं होता। तो लिहाजा जैसे आप देखते हैं, अगर आपने बैंक में प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो वहाँ टैक्स रिडक्शन हो जाता है। या आप दीगर सर्टिफिकेट्स लेते हैं नेशनल सेविंग से, रेगुलर सेविंग सर्टिफिकेट्स लेते हैं या और दूसरे सर्टिफिकेट्स लेते हैं, तो वहाँ पर 15% टैक्स विदहेल्ड हो जाता है। लेकिन बहबूद सेविंग में कोई भी टैक्स विदहेल्ड नहीं होता। पर्पस यही था कि ये बेवा हैं या सीनियर सिटीजन हैं जिनका और कोई जरिया मार शायद ना हो, ठीक है, तो इस पे विथहोल्डिंग नहीं होगी, कोई टैक्स नहीं कटता है। और हो सकता है साल के अंदर जो इनकम आए वो 6 लाख से कम हो, तो अगर हम विथहोल्डिंग कर लेंगे तो बेकार हो जाएगी, इनका इतना प्रॉफिट ही नहीं होगा कि जो टैक्सेबल स्लैब में फॉल करे, और इन्हें रिटर्न जमा कराने की भी जरूरत नहीं होगी। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। लेकिन जाहिर है सीनियर सिटीजन ऐसे भी होते हैं जो जाहिर है बहुत सीनियर लोग होते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत की होती है, फिर वो लोग भी इस फैसिलिटी को अवेल करते हैं, इसमें अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं। तो होता ही, लेकिन ये है कि उनकी जो सैलरी होती है वो भी अच्छी खासी होती है, क्योंकि जाहिर है एक आदमी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उसकी 3-4 लाख रुपए सैलरी आ रही है, वो आफ्टर रिटायरमेंट भी कहीं जॉब कर रहा है। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा ही होता है, आपकी उम्र बढ़ भी गई फिर भी आप काम कर रहे होते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, अच्छा एक चीज मैं कह रहा था कि इस पे जो इनकम आती है उसमें विदहोल्डिंग नहीं होती, तो इसके बारे में क्लॉज 36A है पार्ट 4 ऑफ सेकंड स्केड्यूल का। पार्ट 4 में क्या होता है कि कोई प्रोविजन किसी चीज पे एप्लीकेबल नहीं है तो उसकी लिस्ट यहाँ मौजूद है। तो देखिए, द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 151, 151 क्या है, प्रॉफिट ऑन डेट पे विथहोल्डिंग की बात करता है। शेल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट पेड एज यील्ड, यानी प्रॉफिट जो दिया जा रहा है ऑन इन्वेस्टमेंट इन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स और दो सर्टिफ और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। तो हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं बहबूद सेविंग की। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बहबूद सेविंग पर जो नेशनल सेविंग सेंटर प्रॉफिट देगा उस पर विथहोल्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। अब हम देखते हैं इसकी टैक्सेबिलिटी की हमने बात करनी है, रिटर्न डिस्क्लोजर की बात करनी है, और किस तरह से आपको इम्पैक्ट करता है आपकी टैक्स रिटर्न में समटाइम्स। अच्छा, उससे पहले एक और बात भी बताऊं मैं आपको। देखिए, सैलरीड इंडिविजुअल की रिटर्न में कोई टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट होती नहीं है। उसकी वजह क्या है, पहले मैं आपको ये भी एक कॉन्सेप्ट समझाऊं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। जैसे आप इस सिचुएशन में देखिए कि एक टैक्स पेयर है, उसकी 21 लाख रुपए की सैलरी है। ये देखिए 21 लाख रुपए की सैलरी है। होगा क्या, अगर आप सैलरी का स्लैब लगाएंगे, सैलरी का स्लैब यहाँ मैंने दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप इस सैलरी के स्लैब को लगाएंगे और 21 लाख पे वर्कआउट करेंगे, तो 21 लाख रुपए पे जो टैक्स आएगा वो आएगा 1,27,500। अब होता क्या है, इसको डिवाइड करता है एम्प्लॉयर को तो पता होता है पूरे साल की सैलरी क्या है, और हर महीने 10,625 रुपए विदहेल्ड कर लेता है उसकी सैलरी से और गवर्नमेंट को जमा करा देता है। और आखिर में, साल के आखिर में सर्टिफिकेट दे देता है कि 1,27,500 मैंने आपके विदहेल्ड कर लिए, ये उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए। तो एम्प्लॉई एक्चुअली में तो अपनी रिटर्न में कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं कर रहा होता 99% ऑफ द केसेस। तो वहां तो वो एक डिस्क्लोजर दे रहा होता है, जी मेरी सैलरी 21 लाख थी, ये टैक्स बनता था 1,27,500 और ये मैं पे कर चुका हूँ अपनी सैलरी से, तो कोई भी टैक्स जमा नहीं करवाता। तो सैलरीड इंडिविजुअल की रिटर्न्स तो ऐसी ही होती हैं, ठीक है। लेट मी क्लियर अगेन, क्योंकि सैलरी से एम्प्लॉयर ही पूरा टैक्स विदहेल्ड कर देता है, और वही टैक्स उसने अपनी रिटर्न में एज अ टैक्स एक्सपेंस दिखाना होता है, तो कोई भी एडिशनल टैक्स उसे पे नहीं करना होता। हाँ, लेट सपोज एम्प्लॉयर से कोई मिस्टेक हो गई, उसने 1,27,000 के बजाय 1,22,000 किसी गलत कैलकुलेशन की वजह से काट लिया, तो ठीक है, फिर एम्प्लॉय 5,500 की लाइबिलिटी पे कर देगा अपनी रिटर्न के साथ। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ये बात बताने के बाद अब मैं आपको दोबारा से लिए चलता हूँ उसी तरफ। अच्छा, अब हम आते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स की कैटेगरी क्या है। हेड ऑफ इनकम में ये इंटरेस्ट इनकम जो है ये फॉल कहाँ करेगी,
ये सेक्शन नंबर 39 जो हेड ऑफ इनकम, हमारे सेक्शन 11 में जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसमें से एक हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसमें क्लॉज उसमें सब सेक्शन 1 का क्लॉज सी आप देखेंगे तो ये है प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट किसी भी चीज से आ सकता है, आपकी बैंक में रखी हुई सेविंग सेविंग अकाउंट से आ सकता है, टर्म डिपॉजिट से आ सकता है, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट से आ सकता है, जिसमें एक ये भी है और ये क्या है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो जो इनकम आएगी वो अदर सोर्सेज में आएगी और उसे हम कहेंगे प्रॉफिट ऑन दैट। ठीक है। रिटर्न में इसका अलग से कॉलम दिया हुआ है बहबूद सिक्योरिटीज का। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से आने वाली इनकम का उसकी खास वजह है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये भी आपने समझ लिया। एक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले लें आगे बढ़ने से पहले, और वो ये है कि जो मैक्सिमम, अच्छा, अब ऐसा हो सकता था कि भी 6 लाख से ऊपर भी चले जाए इनकम, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने ये किया कि भाई अगर किसी की इनकम ज्यादा भी आ गई, 6 लाख से ज्यादा एक्सीड कर गई और टैक्सेबल लिमिट में आ गई, तो भी हम सिर्फ 5% ऑफ द टैक्स लेंगे। जैसे कि देखें, सेविंग अकाउंट में अगर आपने 100 रुपये अर्न किया तो आपका 15 रुपये टैक्स करता है फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए आजकल 35%। लेकिन बहबूद के केस में अभी अगर आप देखेंगे अभी, तो आपकी सिर्फ अगर बहबूद की इनकम है तो आप टोटल अमाउंट का 5% देंगे। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए की बहबूद की इनकम कमाई तो आपको सिर्फ 5% देना है उसका। ये कहाँ लिखा है, इसको हम देख लेते हैं। ये आप आएंगे पार्ट 3 ऑफ सेकंड स्केड्यूल में, देखिए यहाँ क्लॉज नंबर 6 में है, द टैक्स पेबल अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट पेड एज यील्ड और प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट एंड शोहदा फैमिली अकाउंट शेल नॉट एक्सीड 5% ऑफ सच प्रॉफिट। आइए अब हम चलते हैं कुछ कैलकुलेशंस की तरफ और कुछ वर्किंग्स देखते हैं कि सैलरीड इंडिविजुअल को किस तरह से बहबूद का प्रॉफिट इंपैक्ट करता है। देखिए ये मैंने एक सिचुएशन 1 आपके लिए क्रिएट की है। सिचुएशन 1 में ये है कि सैलरी इनकम है 21 लाख रुपए एक इंडिविजुअल की, और जो टैक्स एम्प्लॉयर ने विदहेल्ड किया वही रिटर्न में एडवांस टैक्सेस में एम्प्लॉय ने शो किया और कोई टैक्स पेबल नहीं था। और 21 लाख रुपए ये सैलरी थी, तो इसकी जो टैक्स स्लैब था वो यहाँ पर आ रहा था। ठीक है। टैक्स स्लैब कैसे बढ़ते हैं, ये मैंने ऑर्डिनेंस से 2024 का ही लिया है फिलहाल, कि 12 लाख 1 रुपए से लेकर 24 लाख तक टैक्स ऐसे वर्कआउट होगा कि 15,000 रुपये फिक्स टैक्स है, और 12 लाख से जो ऊपर वैल्यू होगी उस पर 12.5% साढ़े 12% का टैक्स देना होगा। तो इस सिचुएशन में 1,27,500 का टैक्स वर्कआउट हुआ इस स्लैब को सामने रखते हुए। यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है इसलिए वो डायरेक्ट वर्किंग कर रहा है। अच्छा, तो लेकिन व्हाट इफ अगर बहबूद का प्रॉफिट आ जाए इस टैक्स पेयर के लिए, अभी तो यहाँ 21 लाख है, तो देखें क्या होगा अगर बहबूद का प्रॉफिट, ये एडिशनल चीज आ गई। अब अगर बहबूद का प्रॉफिट आ जाए तो क्या होगा। अच्छा, जहन में तो ये होगा कि भाई बहबूद का प्रॉफिट तो 2 लाख रुपए है और टैक्सेबल लिमिट तो 6 लाख रुपए है, और बहबूद के प्रॉफिट पे तो स्लैब सैलरी वाला नहीं लगता बल्कि वो तो बिजनेस वाला लगता है। लेकिन आपको ये पता है अगर सैलरी अमाउंट टोटल टैक्सेबल इनकम का 75% हो तो फिर सैलरी का स्लैब लगता है, चाहे कोई भी इनकम हो, चाहे सेकंड इनकम बिजनेस इनकम ही क्यों ना हो, प्रॉपर्टी इनकम ही क्यों ना हो। तो वो बात भी जहन से निकाल दें, यानी करेक्ट मतलब सही कर लें इस कॉन्सेप्ट को। फिर ये कि सैलरी इनकम 21 लाख है, अब 2 लाख बहबूद है, तो क्या अब 2 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। ये तो भाई एग्जाम्प्ट इनकम है ना, क्योंकि टैक्सेबल लिमिट में नहीं आ रही। नहीं, देखिए बहबूद इनकम, बहबूद सर्टिफिकेट से जो प्रॉफिट आ रहा है इस पे विथहोल्डिंग कोई भी नहीं है, लेकिन इसकी जो नेचर है, इन नेचर ये एफटीआर नहीं है, क्योंकि विथहोल्डिंग भी कोई नहीं है ना, और एफटीआर भी कहीं नहीं बताया गया इसको। तो ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में आता है, तो आपकी नॉर्मल इनकम के साथ ये ऐड हो जाता है, ऐड होके टैक्स होता है। तो 21 लाख की सैलरी थी, 2 लाख रुपए बहबूद सर्टिफिकेट के हुए, तो टैक्सेबल इनकम मेरी 23 लाख रुपए आ गई। अब इस 23 लाख रुपए पे जब मैंने, यहाँ मैंने बेसिकली बैक एंड पे एक्सेल पे फॉर्मूला लगाया हुआ है इसलिए इसने खुद वर्कआउट कर लिया, 1,52,500 रुपए का टैक्स आएगा। अब ये आप देखना चाहें तो मैं आपको एक दफे करा भी देता हूँ किस तरह टैक्स आया, ये देखें। ये ऐसे टैक्स आएगा, हम कहेंगे टैक्स ऑन 12,000 तो फिक्स हो गया, और हमारी 23 लाख की इनकम थी तो हम कहेंगे टैक्स ऑन, अब क्या होगा 23 लाख में से माइनस कर दें 12 लाख को, और उसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे आप, 12.5%। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्किंग करनी है। ये देखिए, तो अब आपका टैक्स कैसे कितना आ जाएगा, 23 लाख माइनस 12,000 मल्टीप्लाई 12.25%, सॉरी 12.5% है। तो ये इसलिए कर लिया आपके सामने भी ताकि आप स्लैब को भी इस्तेमाल करना सीख लें कि कैसे वर्कआउट होता है। इसमें हम परसेंट के साइन लगाना भूल गए, और यहाँ भी हम रेक्टिफाई कर लेते हैं इस गलती को। तो देखिए यहाँ आपका टैक्स कितना आ गया, 1,12,000, 1,52,500 रुपये। ठीक है, तो यही बेसिकली सिस्टम ने यहाँ वर्कआउट कर लिया। मैंने सम इफ का फॉर्मूला लगाया हुआ है, सॉरी इफ का फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो वर्कआउट हो गया। तो अब ये टैक्स आपको देना है 1,52,500, लेकिन आप देखें विद होल्डिंग कितनी हुई हुई है। विद होल्डिंग तो वही हुई हुई है जो
उस केस में हुई हुई है जहां बहबूद का कोई प्रॉफिट नहीं था। अब आप देखें विद होल्डिंग तो यही वाली सेम हुई हुई है, मेरी मेरी तो सैलरी 21 लाख थी। तो अब देखें यहाँ पर एक एडिशनल लायबिलिटी कैलकुलेट हो गई 21,000 रुपए की। रिटर्न से भी मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। तो देखें बहबूद में पैसे रखे थे इस जहन से, टैक्स पेयर ने, कि मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब आप टैक्स रिटर्न जमा करा रहे थे एज टैक्स कंसल्टेंट, तो आपने उन्हें ये बताया कि जी आपको तो 21,000 रुपए का चालान जमा कराना पड़ेगा रिटर्न के साथ। और फिर टैक्स पेयर कहता है क्यों? वो समझता नहीं है। आपको ये स्प्रेडशीट हेल्प करेगी समझाने में उनको कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, फिर आप ये देख रहे हैं कि रिडक्शन क्यों निकाली मैंने। हमने बात की है अभी कि क्लॉज 36A जो था उसमें ये लिखा था कि 5% मैक्सिमम टैक्स होगा। तो यहाँ तो जब आप एवरेज रेट निकाल रहे हैं 1,52,000 को डिवाइड कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम से, तो 6% का रेट आ रहा है, 6.5% का। तो आपको फिर टैक्स क्रेडिट क्या देना होगा, यानी इस 2 लाख का 6.5% निकालें और 2 लाख का 5% निकालें। डिफरेंशियल का आप टैक्स रिडक्शन यहाँ दे दें। ये देखिए मैंने यही फॉर्मूला यहाँ लगाया है कि 2 लाख रुपए का पहले 6.5% निकाला और फिर 2 लाख रुपए का 5% निकाला, डिफरेंशियल का टैक्स क्रेडिट दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि इस 1,52,000 रुपए में 2 लाख रुपए पर 6.5% टैक्स वर्कआउट हुआ है। मैंने इतना रिडक्शन दिया है कि अब इसमें 5% का इम्पैक्ट आ जाए। तो लिहाजा एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी मेरी आई 1,94,239 और बैलेंस 21,739 मैंने देना अदा करना है। अच्छा, मैं आपको इस 21,000 ये आया कैसे, मैं आपको इसकी मजीद थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ ताकि आप और एक्सप्लेन कर सकें क्लाइंट को। देखिए एडिशनल टैक्स ये क्यों बना है। ये इस तरह बना है कि देखिए 21 लाख रुपए किस स्लैब में आ रहा था, 21 लाख रुपए इस स्लैब में आ रहा था। तो अब अगर 24 लाख रुपए तक, 21 लाख के बाद और 24 लाख तक कोई और इनकम आएगी, तो वो एडिशनल अमाउंट कितने पे टैक्स होगा, 12.5% पे। क्योंकि ये जो 15,000 रुपए फिक्स टैक्स है वो 12 लाख रुपए पे, क्योंकि देखें स्लैब 12 लाख 1 रुपए से शुरू हो रहा है। तो अब जब यहाँ पर बहबूद की इनकम आई 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए पे, ये 2 लाख रुपए, इस पे 12.5% का टैक्स होगा। ठीक है, 12.5% का टैक्स हुआ, 25,000 आया। और उसमें से हमने टैक्स रिडक्शन माइनस की, जैसे कि मैंने आपको बताया क्यों। तो मैंने बेसिकली इस 21,000 रुपए का ये एनालिसिस आपको बना के दिया है कि ये एक्चुअल हुआ कैसे है, क्यों इंक्रीज हुआ है, रिटर्न क्यों ऐसा कर देती है। तो आपका जो एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस हुआ वो बहबूद से रिलेटेड वो 21,000 रुपए आया। तो आप अपने क्लाइंट्स को कहेंगे मैडम ये सर कि आपके 2 लाख रुपए के प्रॉफिट की वजह से आपको एडिशनल 21,000 रुपए का टैक्स अदा करना पड़े। आइए मैं आपको FBR के पोर्टल पे भी ये चीज करके दिखाता हूँ। आइए अब इसी इम्पैक्ट को हम IRS पे वर्किंग करके देखते हैं। आपने सिंपल IRS खोला, IRS में आप सैलरी पोर्शन में गए और यहाँ आपने 21 लाख की एंट्री कर दी। ठीक है, और उसके बाद अदर सोर्स में गए और आपने यहाँ बहबूद में 2 लाख रुपए की एंट्री कर दी। उसके बाद आप टैक्स चार्जेबल में जाएंगे और एडजस्टेबल में आपने सैलरी के जो टैक्स विदहेल्ड के एम्प्लॉयर ने उसकी एंट्री कर दी। इन 3 एंट्रीज को करने के बाद आप कंप्यूटेशन में आ जाएंगे और सिस्टम ने सैलरी और इंटरेस्ट इनकम जो बहबूद से आई उसको एज नॉर्मल इनकम कंसीडर करते हुए सैलरी के रेट लगाए और नॉर्मल इनकम टैक्स निकाला 1,52,500। और उसके बाद देखें टैक्स रिडक्शन खुद वर्कआउट की और नेट टैक्स आ गया 1,49,239। और जो टैक्सेस आपके विदहेल्ड किए थे एम्प्लॉयर ने 1,27,500। और आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी एडमिटेड टैक्स आ गया 21,739, जो आपको रिटर्न के साथ अदा करना है। हाँ, अगर आपके कोई और टैक्सेस विदहेल्ड हो गए ड्यूरिंग द ईयर तो वो आप एडजस्ट कर लेंगे एडजस्टेबल के फॉर्म में डाल के। बिजली के बिल पे आपका कोई कट गया है या टेलीफोन पे या कोई एटसेट्रा, तो आप माइनस कर लेंगे। अदरवाइज दिस टैक्स यू नीड टू पे लॉन्ग विद रिटर्न। तो देखा आपने बहबूद का प्रॉफिट कैसे आपको इम्पैक्ट करता है, आपको एडिशनल टैक्स अदा करना पड़ता है। आइए मैं अब आपको मजीद बहबूद से मुतालिक कुछ और बातें बताता हूँ। यहाँ हमने देखा था कि 21 लाख की सैलरी थी और 2 लाख का बहबूद का प्रॉफिट आया था, लेकिन स्लैब चेंज नहीं हुआ था। ये देखिए स्लैब क्या था, इसी स्लैब में आप रहे थे, चाहे आपकी सैलरी थी और बहबूद के साथ भी आप इसी स्लैब में रहे थे। लेकिन व्हाट इफ अगर आपकी सैलरी 23 लाख हो और आप इस स्लैब में आ रहे हैं, बहबूद का 2 लाख का प्रॉफिट आया और आप इस स्लैब में आ जाए, नीचे वाले स्लैब में, तो क्या सिचुएशन होगी। आइए मैं अब आपको वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए टैक्स पेयर की 23 लाख रुपए की सैलरी है। ये देखिए मैंने एक एग्जांपल आपके लिए और बनाई है। अब सेकंड सिचुएशन पे हम आ गए। अब सैलरी 23 लाख थी और सैलरी पे टैक्स आया 1,52,500। ये कैसे वर्कआउट हुआ, ये इसी स्लैब की मदद से वर्कआउट हुआ है। एक दफा हमने करना सीख भी लिया है। अब यहाँ पर 1,52,500 का आपका टैक्स आया और जाहिर है पूरा टैक्स विथहेल्ड कर लेता है एम्प्लॉयर, तो आपको कुछ कुछ टैक्स पे नहीं करना था। लेकिन अब हुआ ये कि 2 लाख रुपए का बहबूद का प्रॉफिट आ गया। आप जैसे ही अपनी रिटर्न में पोस्ट करेंगे, अब हम दोबारा नहीं कर रहे क्योंकि पोस्ट करना मैंने आपको बता दिया है। आप जैसे ही 2 लाख रुपए पोस्ट करेंगे तो सिस्टम एक टैक्स वर्कआउट कर लेगा 1,87,000, क्योंकि ये स्लैब चेंज हो गया। पहले ये 24 लाख तक के स्लैब में आ रहा था, अब ये 25 लाख अब ये जो स्लैब, ये देखें स्लैब चेंज हो जाएगा आपका। इस स्लैब में अब आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी और आपका टैक्स ये वर्कआउट होगा 1,87,000। इसमें से टैक्स रिडक्शन 5,000 रुपए का सिस्टम खुद वर्कआउट करेगा और टैक्स चार्जेबल 1,82,000 आएगा। लेकिन विथहोल्डिंग तो आपकी यही हुई हुई थी जो एम्प्लॉयर ने की थी, तो आपको एडिशनल 30,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अब आप देखें क्या हुआ है, बहबूद से आने वाली प्रॉफिट चेंज नहीं हुई है, 2 लाख रुपए ही है सिचुएशन 1 में भी और 2 में भी। लेकिन आपने देखा कैसे
सिग्निफिकेंटली ये 21,000 रुपए का चालान आपका कन्वर्ट हो गया। यहाँ देखें 21,000 का चालान था और ये चेंज होकर अब 30,000 रुपए का चालान बना। यानी आपकी सैलरी जैसे जैसे हायर ब्रैकेट्स में जाएगी, बहबूद भी हायर टैक्स, बहबूद की वजह से आप पर हायर टैक्स होना शुरू हो जाएगा। अब ये मैं 30,000 का एनालिसिस अब आपको करके देता हूँ, ये 30,000 आया कैसे है, क्योंकि आपसे क्लाइंट को नहीं समझ आएगी ये हुआ क्या है मेरे साथ। देखें, ये इस तरह आएगा कि आपकी जो बहबूद की इनकम थी वो 2 लाख रुपए थी। तो जब 23 लाख रुपए थी ना, 23 लाख रुपए का स्लैब था यहाँ था, तो 2 लाख रुपए आई तो 1 लाख रुपए आप इस स्लैब में टैक्स कराएंगे 12.5% पे। और 24 लाख के बाद जो बहबूद की इनकम बनी, देखिए 25 लाख टोटल अमाउंट बना ना, तो 21 लाख से 25 लाख तक जाने में एक स्लैब से दूसरे स्लैब पे आप शिफ्ट किए हैं। तो 1 लाख रुपए तो इस स्लैब में आया, लेकिन 1 लाख रुपए इस स्लैब में आ गया, क्योंकि ये 24 लाख एक रुपए से शुरू हो रहा है। तो 12.5% 1 लाख पे लगेगा और 22.5% 1 लाख पे लगेगा। तो अब आप देखें कि 1 लाख का 12.5% 12,500, और ये 1 लाख का 22.5% आया 22,000, और टैक्स रिडक्शन जो ऊपर वर्कआउट हुई है माइनस कर दें, तो आपको 30,000 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर स्टिल मैंने जो बहबूद 2 लाख में टैक्स दिया, वो दिया 21,000 रुपये, जो मेरा बना 10%। जबकि इस सिचुएशन में मेरी इनकम, मेरा ब्रैकेट चेंज हो गया, तो मुझे बहबूद के ऊपर जो प्रॉफिट देना पड़ा वो देना पड़ा 15%। अब देखिए ये चीज क्लियर कर लें, ये जो कहा जाता है कि 5% से ज्यादा टैक्स नहीं देना, वो 5% का जो टैक्स है वो ये नहीं है कि 2 लाख का 5% आपने निकालना है। नहीं, एवरेज रेट, एवरेज पांच, ये जो टैक्स रेट निकलता है, नॉर्मल इनकम टैक्स निकलता है, ये वाला, इसको आपको 5% कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स आएगा, वो, उसका आप एवरेज रेट निकालेंगे, 5% आपको बहबूद की इनकम पे देना होता है। तो ये मतलब होता है इसका। तो अब आपने देखा कि बहबूद की वजह से 30,000 रुपये आपको देना पड़ गया। चले मैं आपको क्विकली ये वाला भी पोर्टल पे दिखा देता हूँ करके। देखिए सैलरी इनकम हमारी थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी बस, बाकी और कोई चीज तब्दील नहीं हुई थी। और जाहिर एडजस्टेबल टैक्स भी हमारा, हाँ ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, एडजस्टेबल टैक्स भी चेंज नहीं होगा। लेकिन एडजस्टेबल टैक्स जो 23 लाख पे बनता है वो जाहिर है हमें डालना है 1,52,500। तो हम 1,52,500 की एंट्री कर देंगे यहाँ पे। तो अब आप देखिए कि टैक्स का इम्पैक्ट क्या होगा। 30,000 रुपए का टैक्स देखिए मुझे वर्कआउट करना है। क्लाइंट को 2 लाख रुपए के बहबूद की वजह से 30,000 रुपए का टैक्स देना है। तो क्लाइंट आपसे ये कहेगा अच्छा था कि मैं बहबूद पे पैसे ही ना डालता। तो आपने देखा कि सैलरीड इंडिविजुअल कैसे इंपैक्ट हो रहा है। अच्छा, एक और सिचुएशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब तीसरी सिचुएशन में ये किया हमने कि आप सपोज कर लें कि जो टैक्स पेयर है उसकी जो सैलरी इनकम है वो 3.2 मिलियन है। अब 3.2 मिलियन पे एम्प्लॉयर जो टैक्स विदहेल्ड करेगा वो करेगा 3,45,000 रुपए। ठीक है, ये वाला टैक्स विदहेल्ड करेगा। लेकिन हमने बहबूद की इनकम सेम रखी, 2 लाख रुपए। तो अब मजीद सारा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अब आपको करना आ गया है। तो अब आप देखें टैक्स कितना पे करना पड़ा बहबूद की वजह से, 32,000 रुपीज। इसका एनालिसिस कर देता हूँ आपको, क्योंकि 32 लाख रुपए इस स्लैब में फॉल करेगा, इस स्लैब में। तो 2 लाख पूरे के ऊपर जो एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा वो आपको कितना देना पड़ेगा, ये 12.5, 22%। तो अब आप क्या करेंगे, 2 लाख का 22% निकालेंगे, टैक्स रिडक्शन आप माइनस करेंगे। अगेन टैक्स रिडक्शन का क्या मतलब है, एवरेज रेट 11.5 आ रहा था, हमें बहबूद को एवरेज 5% पे टैक्स कराना है, तो बैलेंस का हमने टैक्स रिडक्शन बुक कर दिया। सिस्टम खुद वर्कआउट करता है। तो आपको 32,000 रुपए एडिशनल देना पड़े। अब आप यहाँ देखें, अगर इस तरह किसी का सिनेरियो है, तो वो तो ये कहेगा कि मीजान में मेरे पैसे पड़े रहते तो उसमें 15% मेरा टैक्स कटता, 2 लाख रुपए का अगर प्रॉफिट आता बहबूद पे रखने से, तो मुझे नुकसान हो गया 1% का। तो आप देख रहे हैं कि बहबूद कैसे इंपैक्ट करता है। इस वाले इलस्ट्रेशन को भी चले मैं आपको दिखा देता हूँ करके, ताकि ये भी क्लियर, ये भी हमारी तीनों हमारी आईआरएस पे डल जाए। देखिए, अब आईआरएस पे आप 32 लाख रुपए डाला आपने, और इसका जो टैक्स था वो कितना था, 3,45,000। ठीक है, तो 3,45,000 रुपए को आप एडजस्टेबल में, एडजस्टेबल टैक्सेस में सेट कर दें, 3,45,000। तो अब टैक्स का इम्पैक्ट देखिए कितना आया आपका, ये देखिए 32,059 आपका टैक्स पेबल आ गया बहबूद पे। तो अगेन हमने सैलरी में भी कोई मेडिकल अलाउंस, कोई एग्जाम्पशन वगैरह को नहीं इनकॉर्पोरेट किया है, दीगर एडजस्टेबल टैक्सेस हमने माइनस नहीं किए हैं। हमें आपको ये बताना था कि देखें बहबूद किस तरह से आपको इम्पैक्ट करता है और बहबूद की वर्किंग कैसे होती है। इसमें बड़ी कंफ्यूजन थी और आप लोग सवाल भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। अब अगर हम देखें तो एक मैं छोटा सा एनालिसिस अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आपके लिए, देखें, अगर ये थी आपकी सैलरी इनकम और ये थी बहबूद का प्रॉफिट, तो देखिए पहली सिचुएशन में क्या था। देखिए सैलरी की वजह से तो टैक्स आता नहीं है ना, जो एडिशनल टैक्स आ रहा है वो तो बहबूद की वजह से आ रहा है। ये देखें प्रॉफिट हमारा कितना रहा, 2 लाख का। ठीक है, बहबूद का प्रॉफिट था हमारा 2 लाख का, एडिशनल प्रॉफिट जो था। फिर हमने सैलरी 23 लाख कर दी थी, फिर 32 लाख कर दी थी, लेकिन हमारा प्रॉफिट तो सेम रहा। ठीक है, सेम रहा हमारा प्रॉफिट। लेकिन टैक्स कितना हमें देना पड़ा, एडिशनल टैक्स
हालांकि नीचे एनालिसिस मैंने किया हुआ है, परसेंटेज निकाली हुई है, लेकिन फिर भी मैंने कहा आपको एट ए ग्लांस नजर आ जाएगा कि कितना आपका ये आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट वर्स निकल रहा है। ये देखिए एडिशनल टैक्स, तो ये एनालिसिस आपके लिए हमने कर लिया कि इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ रही है और बहबूद का प्रॉफिट सेम है, लेकिन आप देखिए आपको सैलरी बढ़ने की वजह से हायर टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, इसका एक मतलब आप क्लाइंट से क्या कहें कि बहबूद में क्या पैसे नहीं डालें, ये तो उनकी चॉइस है, ज़ाहिर है, कोई इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, अगर उन्होंने की हुई है तो फिर आपको जो है साल में एटलीस्ट एक दफा यानी अप्रैल में या मार्च में जाकर टैक्स वर्कआउट करके उन्हें देना पड़ेगा कि अब आप ये पैसे निकाल लें, ताकि आपको हायर टैक्स रेट ना देना पड़े, या आप ये इसको शिफ्ट कर दें म्यूचुअल फंड में, मनी मार्केट में शिफ्ट कर दें, या आप बैंक प्रॉफिट्स में शिफ्ट कर दें। अदरवाइज आपको ये इम्पैक्ट, जैसे जैसे ये सैलरी का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा आपका ये टैक्स रेट भी इंक्रीज होता जाएगा। उम्मीद है आपको बहबूद पर अब आज सारे सवाल खत्म हो गए होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।